नमस्कार, सोशल साइंस ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी सोशियोलॉजी क्लास 12 की फर्स्ट बुक से चैप्टर 3 के पार्ट पर जो परिवार और नातेदारी के बारे में बात करता है। इससे पहले हमने इस चैप्टर में दो सामाजिक संस्थाएं जाति और जनजाति पे डिस्कशन किया है। उसके वीडियोस आपको चैनल पर मिल जाएंगे। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सोशल साइंस ट्यूटोरियल्स को सब्सक्राइब करें ताकि आप तक हमारी आगे आने वाली वीडियोस टाइमली पहुंच सकें। परिवार और नातेदारी। परिवार, हम जानते हैं कि हम अपने परिवार से गहरा लगाव महसूस करते हैं, जबकि ऐसा लगाव दूसरों के बारे में हम महसूस नहीं करते। परिवार के सदस्यों का जो हस्तक्षेप है, कई बार वो हमें बुरा लगता है, लेकिन जब हम उनसे दूर रहते हैं तो हम उन्हीं चीज़ों के लिए कहीं ना कहीं तरसते हैं। एक तरफ परिवार गहरे स्नेह और देखभाल का स्थान होता है, जबकि दूसरी तरफ हमें दिखाई देता है कि इसमें बहुत सारे संघर्ष हैं। न्याय और हिंसा का स्थान भी होता है, न्याय के लिए भी संघर्ष होता है और कई बार हिंसा भी परिवार के अंदर पाई जाती है। परिवार मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, मूल परिवार, विस्तृत या संयुक्त परिवार। मूल परिवार से तात्पर्य होता है ऐसा परिवार जिसके अंदर एक दंपति और उनके बच्चे शामिल होते हैं, जबकि विस्तृत परिवार के अंतर्गत एक से अधिक दंपति और एक से अधिक पीढ़ियों के लोग परिवार का हिस्सा होते हैं। तो जैसे पेरेंट्स, उनके बच्चे और उन पेरेंट्स के पेरेंट्स यानी दादा दादी, माता पिता और बच्चे अगर एक परिवार में हैं और उसमें दो दंपति हैं, तो जैसे दो भाइयों के परिवार भी साथ में रहते हैं, इस तरह का जो परिवार होता है उसे विस्तृत परिवार कहा जाता है। सामाजिक संरचना के तौर पर अगर हम देखें, जो परिवार की संरचना है वो समाज में होने वाले परिवर्तनों से संबंधित होती है। परिवार जो कि निजी क्षेत्र माना गया है, उस पर आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और शैक्षिक जो परिवर्तन समाज में आते हैं उनका प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के लिए अगर हम देखें, जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में, ग्रामीण अंचलों में रोजगार की तलाश में लोग शहरी क्षेत्र की ओर चले जाते हैं। वहां पर हम ये देखते हैं कि सारे पुरुष जो कि काम करने की उम्र के पुरुष हैं, वो सभी अगर शहरी क्षेत्र की ओर चले गए हैं, तो जहाँ गांव हैं वहां पर महिला प्रधान परिवारों की संख्या काफी बढ़ गई है। क्यों? क्योंकि वहां पे जितने भी पुरुष हैं वो पुरुष गांव से बाहर हैं। शहरों में हम देखते हैं कि लोगों के पास वर्कलोड बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, जिसके चलते वो अपने बच्चों की देखभाल नहीं कर पाते, तो वो बच्चों की देखभाल करने के लिए अपने माता पिता को अपने पास बुला लेते हैं, जिससे शहरों में भी बूढ़े माता पिता की संख्या जो है वो लगातार बढ़ रही है। लोग लगातार व्यक्तिवादी हो गए हैं, तो परिवार के स्वरूप पे उसका अंतर दिखाई देता है। खासकर युवा लोग जो अपने अभिभावकों की पसंद की बजाय अब अपनी पसंद से विवाह करने लग गए हैं, इससे भी जो पारिवारिक संरचनाएं हैं वो प्रभावित हुई हैं। नातेदारी से तात्पर्य होता है, नातेदारी रिलेशंस को बोलते हैं कि रिलेशनशिप जो है हमारे, वो कैसे डिसाइड होते हैं। दो तरह से डिसाइड होते हैं। उसका क्राइटेरिया होता है कि रक्त मूलक नातेदारी होती है या तो, या विवाह मूलक नातेदारी होती है। यानी हमारे जितने भी रिश्तेदार हैं वो या तो हमसे रक्त से संबंधित होते हैं, माता पिता, भाई बहन, ये सभी जो है रक्त मूलक नातेदारियां हैं। और दूसरे तरह की जो नातेदारियां हैं वो विवाह के फलस्वरूप ही वो जो रिश्तेदार हैं हमारे, वो उसके कारण ही हमारे रिश्तेदार हैं। जैसे देवर भाभी का जो रिश्ता है, साला साली, सास ससुर एक्सेट्रा वाले जितने भी जो रिश्ते हैं वो रिश्ते विवाह के उपरांत स्टार्ट होते हैं। सोशियोलॉजिस्ट ने परिवार की संरचना का वर्गीकरण किया है निवास स्थान के आधार पर, यानी रहने के स्थान के आधार पर, वंश के आधार पर, यानी नाम, परिवार का नाम किसके आधार पर चलता है, और परिवार की जो संपत्ति है, जो जायदाद है, वो किससे किसे मिलती है, उसे कहा जाता है वंश के आधार पर। और सत्ता के आधार पर, यानी परिवार के अंदर किसकी पावर और किसके डिसीजंस काम करते हैं, इसके आधार पर भी परिवार की संरचना का वर्गीकरण किया गया है। चलिए एक एक करके इनको हम देखते हैं। जब हम कहते हैं निवास स्थान के आधार पर परिवारों को का जो वर्गीकरण है वो कैसे वर्गीकरण किया गया है, पहला है पितृ स्थानीय परिवार और दूसरा है मातृ स्थानीय परिवार। पितृ स्थानीय यानी जो नवविवाहित जोड़ा होता है
वो वर के माता पिता के साथ रहता है, जबकि मातृ स्थानीय परिवार में नवविवाहित जो जोड़ा है वो वधू के माता पिता के साथ रहता है। जैसे हमारे नॉर्थ इंडिया को अगर हम देखें तो नॉर्थ इंडिया में पितृस्थानीय परिवार ही पाए जाते हैं, जहाँ पर शादी के बाद जो नवविवाहित जोड़ा है वो वर के माता पिता के साथ रहते हैं। कुछ ऐसे समाज भी पाए जा सकते हैं जहाँ पे मातृस्थानीय परिवार होते हैं, यानी शादी के बाद लोग वधू के घर पर रहते हैं। दूसरा जो आधार है वो वंश के आधार पर है। वंश यानी नाम, किस परिवार का नाम किसके आधार पर चलता है और जायदाद किससे किसको मिलती है। पितृवंशी परिवार और मातृवंशी परिवार पाए जाते हैं। पितृवंशी परिवार के अंतर्गत पिता से पुत्र को वंश का नाम मिलता है और साथ ही साथ जो जायदाद है, हेरिटेज है, जितनी भी जमीन जायदाद एक्सेट्रा जो भी चीजें हैं वो सारी पिता से पुत्र को मिलती हैं। जबकि दूसरी तरफ जो है, अगर माँ से बेटी को जायदाद और वंश का नाम मिलता है तो उसे मातृवंशी परिवार कहते हैं। एक तीसरा जो कैटेगराइजेशन है वो कैटेगराइजेशन है सत्ता के आधार पर, यानी सत्ता किसके पास है, पावर किसके पास है, डिसीजन की पावर किसके पास है, अथॉरिटी किसके पास है। अगर वो पुरुषों के पास है तो उसे कहा जाएगा पितृसत्तात्मक परिवार या पितृतंत्रात्मक परिवार। लेकिन अगर ऐसा परिवार है जिस परिवार के अंदर सारी पावर महिलाओं के पास है, सामाजिक तौर पर डिसीजन लेने की पावर उनके पास है, तो उसे मात्र सत्तात्मक परिवार कहा जाएगा। लेकिन ध्यान रखने की जो बात है वो ये बात है कि अभी तक जो भी हमने चीजें बताई हैं वो सब तरह के परिवार पाए जाते हैं, लेकिन ये जो मात्र सत्तात्मक या मात्र तंत्रात्मक परिवार की हम बात कर रहे हैं, ये केवल पितृसत्तात्मक जो परिवार है उसके कंपैरिजन में थ्योरी के तौर पे हमने देखा है। ये हमें कहीं पे भी इसका जो एग्जाम्पल है वो कहीं दिखाई नहीं देता। इसीलिए नेक्स्ट जो स्लाइड है उस स्लाइड पे हमने ये बात की है। इस आर्ग्यूमेंट को आप ध्यान से देखिए कि मात्र सत्तात्मक जो परिवार है वो एक आनुभाविक संकल्पना नहीं है, यानी अनुभव के तौर पर ये संकल्पना हमें कहीं दिखाई नहीं देती है, बल्कि सैद्धांतिक कल्पना है। ये बल्कि की स्पेलिंग ठीक कर लेने आप, ये सॉरी ये गलत है यहाँ पर। इसका कोई ऐतिहासिक या मानव शास्त्रीय प्रमाण हमें नहीं मिलता, यानी एंथ्रोपोलॉजी में या हिस्ट्री में इस तरह का कोई समाज नहीं पाया जाता जिसके अंदर महिलाओं के पास सारी सत्ता हो, जबकि पितृसत्तात्मक सभी जो समाज है वो पितृसत्तात्मक पाए जाते हैं। दूसरी तरफ एक और ध्यान देने वाली जो बात है वो ये है कि मातृवंशीय समाज पाए जाते हैं, यानी जिसमें वंश माता से बेटी के नाम पर जाता है और जायदाद भी माता से बेटी के पास आती है। ऐसे समाज में महिलाओं को माताओं से अधिकार में जायदाद मिलती है और उस पर उसका अधिकार नहीं होता और न ही सार्वजनिक क्षेत्र में उन्हें निर्णय लेने का अधिकार होता है। कहने का मीनिंग ये कि जायदाद तो उसे मिलती है, लेकिन उस जायदाद को वो कैसे यूज करेगी, बेच सकती या नहीं बेच सकती, और खासकर जो प्राइवेट तो घर परिवार के मामलों में तो फिर भी वो कुछ बातें कह सकती है, लेकिन सार्वजनिक तौर पे उसके पास, महिलाओं के पास कोई निर्णय लेने का अधिकार नहीं होता। तो यानी सत्ता जो है वो पुरुषों के पास ही होती है। ये जो आर्गुमेंट है, इस आर्गुमेंट को समझने के लिए जब अगर हम ये कहें कि मातृवंशीय समाज है जिसमें जायदाद तो मिल रही है, लेकिन सार्वजनिक स्तर पे अधिकार लेने का जो मतलब जो निर्णय लेने का अधिकार है वो अगर महिलाओं के पास नहीं है, तो कहीं ना कहीं कई तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं। भारत के अंदर दो जनजातियां पाई जाती हैं, जिन जनजातियों में मातृवंशीय जो परिवार संरचना है वो पाई जाती है। खासी और जैंतिया नाम की दो जनजातियां हैं जो नॉर्थ ईस्ट में पाई जाती हैं। ये दोनों ही मातृवंशीय समाज हैं। मातृवंशीय इसमें जायदाद जो है लड़की को मिलती है अपनी माता से, साथ ही साथ इसके अंदर जो वंश का नाम है वो भी माता से पुत्री की तरफ जाता है। लेकिन यहाँ पर भी ये मातृवंशीय है, मात्र सत्तात्मक परिवार नहीं है, जिसके चलते इस तरह का जो हेरिटेज यानी जो जायदाद है वो महिलाओं को मिलती है, इस चीज को लेकर कहीं ना कहीं जो ये दोनों जनजातियां हैं यहाँ पे एक लंबे समय से आर्गुमेंट रहा है। और 1986 में मेघालय उत्तराधिकार अधिनियम, एक अलग से जो है उत्तराधिकार का अधिनियम बनाया गया है मेघालय के लिए, जिसमें
पुरुषों द्वारा ये डिमांड की गई है कि हेरिटेज में उनको भी अधिकार मिलना चाहिए, जबकि पूरे देश में बाकी और जो जितनी भी हम अगर हमारी जो कानूनन तौर पर हम देखते हैं, सामाजिक तौर पर देखते हैं, वहाँ पिता से पुत्र को उत्तराधिकार मिलता है। अब क्योंकि इन दोनों जनजातियों में पिता से पुत्र को नहीं मिल रहा, तो यहाँ के जो पुरुष हैं, उन पुरुषों ने इस बात का भी कहीं न कहीं उनको इस बात से समस्या थी कि ये जो उत्तराधिकार का नियम है, देखिए सेकंड ये है, इससे मैं पढ़ रही हूँ कि इन खासियों में विशेषतः पढ़े लिखे व्यक्तियों को ऐसा प्रतीत होता है कि उनके संबंधों और उत्तराधिकार के जो नियम है वो स्त्रियों के पक्ष में है, और ये पक्षपात ठीक होना चाहिए, यानी कि महिलाओं को ज्यादा प्रेफर करते हैं और इसमें पुरुषों के लिए ज्यादा स्पेस नहीं है। इसलिए एक नए तरह का जो है कानून बनाया जाना चाहिए, जिस कानून के अंतर्गत खासी जो पुरुष हैं उनको भी हेरिटेज का है, जो इनहेरिटेंस का जो अधिकार है वो प्राप्त होना चाहिए। अब एक और दूसरी बात है, जिस बात को कई बार जो है आपके क्वेश्चन भी आता है कि एक अंतर्विरोध होता है, अंतर्निहित विरोधाभास पाया जाता है इन व्यवस्थाओं के अंदर, जहां मातृवंशीय व्यवस्था है, यानी वंश तो माता से चल रहा है लेकिन पावर माता के पास नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है कि एक विरोधाभास होगा। इस विरोधाभास को मैं पढ़ रही हूँ थर्ड जो कई विशेषज्ञों ने मातृवंशीय व्यवस्थाओं में अंतर्निहित विरोधाभासों पर ध्यान केंद्रित किया है। एक ऐसा विरोधाभास वंशानुक्रम की रेखा और उत्तराधिकार एवं नियंत्रण और सत्ता की संरचना के अलगाव से उत्पन्न होता है। ये आपकी बुक का ही है पैराग्राफ, इसलिए मैं इसको थोड़ा तेजी से पढ़ रही हूँ। तो ये दो तरह की चीजें, एक तो माता को बेटी से जोड़ता है, क्योंकि माँ को बेटी से जायदाद मिलती है, लेकिन दूसरे संदर्भ में जो है ये एक तरह की प्रतिद्वंद्विता जो है वो भी उत्पन्न करता है कि माँ के भाई को बहन के बेटे से जोड़ता है, यानी मामा और जो भांजा है, सत्ता मामा से भांजे को मिलती है और जायदाद माँ को बेटी से मिलती है। अब ये अपने आप में भी एक जो है कहीं ना कहीं विरोधाभास उत्पन्न करता है कि महिलाओं के पास बेशक से जायदाद का तो है हक, लेकिन नियंत्रण उसके ऊपर उसके या तो उसके मामा का होगा या फिर मामा के बाद जो है बहन का जो भाई है उसका अधिकार होगा, और वो नियंत्रण बहन के बेटे को ही दे दिया जाता है। तो पेट्रियार्की जो है, यानी जो अथॉरिटी है वो पुरुषों में ही ट्रांसफर होती है और जो जायदाद है वो महिलाओं में ट्रांसफर होती है। इस तरह से खासी मात्र वंश पुरुषों के लिए गहन भूमिका द्वंद की स्थिति उत्पन्न करता है। वो अपनी पत्नी और बच्चों के जन्म के घर की जिम्मेदारी के बीच बंट जाते हैं। अब देखो दो चीजें, एक तरफ उसको अपनी बहन का जो घर है उसकी जो जमीन जायदाद है उसे देखने की, देख रेख रखने की, उसकी कंट्रोल करने का काम मिलता है, दूसरी तरफ उसके पास उसकी खुद की का जो घर है उसकी भी जिम्मेदारियां होती हैं। तो उस तरह से वो एक भूमिका द्वंद यानी एक रोल कॉन्फ्लिक्ट जो है वो पुरुषों को होता है, खासकर उस पुरुष को जिसके पास ये सारी जो पावर ट्रांसफर होती है। तो वो अपनी पत्नी और बच्चों, इसीलिए लिखा गया है कि वो एक तरह से उसके ऊपर जिम्मेदारी अपने घर की भी होती है और दूसरी तरफ उसके पास जो है जिम्मेदारी उसकी बहन की भी होती है। इस एक तरह से भूमिका द्वंद द्वारा उत्पन्न इस तनाव का असर खासी स्त्रियों पर ज्यादा पड़ता है, और एक स्त्री कभी भी ये सुनिश्चित नहीं कर सकती कि उसके पति को उसकी बहन का घर ज्यादा अच्छा लगता है या अपना स्वयं का। उसी तरह बहन ये सोचती है कि शादीशुदा भाई वो मेरे प्रति जो जिम्मेदारियां उनको भूल जाएगा और अपनी पत्नी और अपने जो बच्चे हैं उनकी जो जिम्मेदारियां हैं उनको ज्यादा अपनाएगा। तो एक तरह से ये जो इम्पोर्टेंट बातें मैंने हाईलाइट की इसको और थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि जो खासी मातृवंशीय व्यवस्था है उसमें उत्पन्न जो भूमिका द्वंद है उससे पुरुषों की बजाय स्त्रियां ज्यादा प्रभावित होती हैं। सिर्फ इसलिए नहीं कि पुरुषों के पास जो है वो ज्यादा अधिकार हैं और स्त्रियां इससे वंचित हैं, पर इसलिए भी क्योंकि समाज पुरुषों को नियम तोड़ने पर उन्हें कम सजा देता है, क्योंकि पावर उनके पास है, या उसको नजरअंदाज कर देता है,
खासी समाज में स्त्रियों के पास सिर्फ नाम का अधिकार होता है। तो एक तरफ कहने के लिए हम कह सकते हैं बड़ी मातृवंशीय जो है व्यवस्था है, जहां महिलाओं के पास जायदाद का अधिकार है, लेकिन उनके पास नाम मात्र का ही अधिकार होता है। असली अधिकार तो पुरुषों के हाथ में ही होता है। हाँ, इतना जरूर है कि ये व्यवस्था पुरुष के मात्र नातेदारों की तरफ झुकी हुई होती है, न कि पितृ नातेदारों की तरफ। तो कहने का मतलब यही है कि सारी जो पावर है वो चाचा दादा के पास ना होके वो मामा और जो नाना की तरफ का जो है, यानी मात्र जो नातेदार हैं उनके पास ज्यादा होता है। लेकिन पावर होती किसके पास है? वो पुरुषों के पास ही होती है। मातृवंश होने के बावजूद पुरुष ही खासी समाज में शक्ति के स्वामी है। सिर्फ एक अंतर है कि एक पुरुष के लिए उसकी माँ की तरफ के रिश्तेदारों का उसके पिता की तरफ के रिश्तेदारों से ज्यादा महत्व होता है। तो चाहे बेशक से देखने में ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स सा स्ट्रक्चर हुआ कि मातृवंशीय है, लेकिन सत्ता फिर भी पुरुषों के हाथ में ही रहती है। इस तरह का कई बार आपका 3 नंबर का क्वेश्चन या 5 नंबर में भी कई बार पूछ लेते हैं, लेकिन 3 मार्क्स का कई बार ये क्वेश्चन आता है कि किस तरह से जो मामा की भूमिका है या पुरुष की जो भूमिका है उसमें भूमिका द्वंद की स्थिति उत्पन्न होती है। तो इस तरह से हमने ये जो चैप्टर है, 3rd चैप्टर, उसको कंप्लीट कर लिया है। और आज हमने जो पढ़ा है वो परिवार की जो संस्था है उसके बारे में पढ़ा है कि उसके क्या प्रकार होते हैं। ये चैप्टर आप ऑलरेडी 11th क्लास में भी पढ़ चुके हैं, इसलिए इसमें बहुत सारे जो पॉइंट्स हैं उनको हमने जल्दी जल्दी ही डिस्कस किया है। ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट रोल है वो यही है, आपको ये समझना चाहिए कि मात्र सत्तात्मक क्या है, मात्र वंशीय क्या है। और इनमें से मात्र सत्तात्मक जो है वो एक सिर्फ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। वो कॉन्सेप्ट ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है जो हमें किसी भी समाज में एम्पेरिकल तौर पे यानी अनुभविक तौर पे मिलता है। वो कॉन्सेप्ट इसीलिए है ताकि हम कंपैरिजन कर पाए, सत्ता के आधार पे कंपैरिजन का ही है। एक्चुअली में वो कॉन्सेप्ट हमें नहीं मिलता है। एंथ्रोपोलॉजी में भी, सोशियोलॉजी में भी जितनी जो रिसर्च हुई है उन रिसर्च में पता चलता है कि महिलाओं के पास प्रभुत्वशाली होने का कोई भी समाज के अंदर हमें एग्जाम्पल नहीं मिलता, यानी पावर सारी टोटल उनके पास हो, ऐसे एग्जाम्पल हमें नहीं मिलते हैं। तो चलिए इसी बात के साथ मैं अपना ये वीडियो कंप्लीट करती हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।